कहानी की शुरुआत में हमें एमिली नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे कुछ लोग बेरहमी से पीट रहे थे। ये लोग उस लड़की से बार बार पूछ रहे थे कि विक्टिम कहाँ पर है, लेकिन ये लड़की अपना मुंह खोलने के लिए तैयार ही नहीं थी। ये लोग गाड़ी से जैसे ही उसे ठोकने के लिए जाते हैं तभी सीन कट होता है और हमें न्यूयॉर्क सिटी को दिखाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमें एक चर्च को दिखाया जाता है और इस चर्च के अंदर मैग्नस नाम करके एक इंसान बैठा हुआ था। उसी वक्त मैग्नस की बेटी एलिस भी यहाँ पर आती है जो उसके बगल में जाकर के बैठ जाती है। मैग्नस अपनी बेटी से कहता है कि जब वे लोग मुझे पकड़ करके लेके चले जाएंगे तो तुम जा करके एजेंट ब्रायन से मिलना, उसके जरिए ही मैं बाहर आ सकता हूँ। इसके बाद दोस्तों हमें इसी चर्च के बाहर कुछ पुलिस ऑफिसर्स को दिखाया जाता है। ये पुलिस वाले चर्च के अंदर जाते हैं मैग्नस को गिरफ्तार करने के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैग्नस इस शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और ऐसा सुनने में आया है कि उसने किसी का खून किया है। इस बात का सबूत एक इंसान के पास है और वो कोर्ट में गवाही भी देने वाला है। उसके ऊपर संगीन आरोप तो लग चुका है लेकिन अभी ये साबित नहीं हुआ है। बस इसी वजह से उसे उसके ही घर में गिरफ्तार करके रखा गया था। घर में कुछ एजेंट थे और इनके सामने ही मैग्नस को रहना था। दूसरी तरफ हमें वॉशिंगटन डीसी हाई कोर्ट को दिखाया जाता है। दरअसल इसी हाई कोर्ट के अंदर लाइव टेलीकास्ट के जरिए उस आदमी का बयान लिया जाएगा जिस आदमी ने मैग्नस को संगीन जुर्म करते हुए अपनी आंखों से देखा है। अब इसके बाद दोस्तों हमें एक पुलिस ऑफिसर की पूरी टीम को दिखाया जाता है और दोस्तों इसी टीम के पास है निक। दरअसल ये वही लड़का है जिसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। यहाँ पर हम सीमेन नाम करके एक एजेंट को देखते हैं जो निक से कहती है कि तुम्हें सिर्फ गवाही देनी है, तुमने वहाँ पर जो कुछ भी देखा है उसे हाई कोर्ट में बस बयान देना है, इसके बाद हम तुम्हें नया रूप दे करके यहाँ से कहीं बाहर भेज देंगे। निक जो गवाही देने वाला था उसे लाइव फीड के जरिए हाई कोर्ट में भी दिखाया जाएगा। ये सभी पुलिस ऑफिसर निक को लेकर के एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। यहाँ सीमेन कहती है कि पार्सल आने वाला है, इसके बाद तुम गवाही दे देना, फिर हमारी टीम तुम्हें सही सलामत यहाँ से कहीं दूर भेज देगी। अब इसके बाद दोस्तों हमें एमिली को दिखाया जाता है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। दरअसल वो एक कुरियर गर्ल है और पार्सल पहुँचाने का काम उसे ही सौंपा गया है। इधर दोस्तों हमें मैग्नस को दिखाया जाता है। एलिस उसके पास आती है और कुछ बहाना करके उसे कमरे के अंदर लेकर के चली जाती है। इस तरीके से वो एजेंट से थोड़ा दूर हो जाता है और उसे बात करने का मौका मिल जाता है। वो एजेंट ब्रायन के पास कॉल करता है और कहता है कि पार्सल मिलते ही सब कुछ खत्म कर दो, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन विक्टिम गवाही न देने पाए। मतलब कि सीन कुछ ऐसा था कि मैग्नस ने एजेंट को भी खरीद लिया है। इधर दोस्तों जो एमिली थी वो बिल्डिंग के अंदर पार्सल लेकर के पहुंच चुकी थी। वो लिफ्ट के जरिए ऊपर जा रही थी। इधर हाई कोर्ट में भी काफी समय से सभी लोग गवाही का इंतजार कर रहे थे। इधर एमिली जैसे ही पार्सल लेकर के अंदर आती है तो सीमेन उसे पकड़ लेती है। उसके ऊपर गन तान देने के बाद उससे ये लोग पार्सल ले लेते हैं। पार्सल को लेने के बाद जब ये लोग पार्सल को खोलते हैं तो उस पार्सल को देख करके निक थोड़ा डर जाता है। वो कहता है कि मुझे थोड़ा वॉशरूम जाना है, बहाना करके वो वॉशरूम में चला जाता है। इधर दोस्तों हमें मालूम चलता है कि वो जो पार्सल था उसके अंदर साइनाइड गैस है। उस गैस को सबसे पहले ये लोग कमरे में रिलीज करते हैं और फिर जो सीमेन थी वो एमिली को गन से शूट कर देती है। हालांकि शूट करने से पहले वो ये कहती है कि तुमने सभी एजेंट और विक्टिम को जान से मारा है, इसलिए मैं तुम्हें गन से शूट कर रही हूँ। इतना कहने के बाद वो एमिली को गन से शूट करने के बाद मास्क को पहन लेती है। इधर जो निक था वो दरवाजे को खोल करके जब ये नजारा देखता है तो वो काफी डर जाता है। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि सीमेन सभी एजेंट को इसलिए मार रही थी क्योंकि वो भी मैग्नस के साथ मिली हुई है। लेकिन तभी अचानक से एमिली जिंदा हो जाती है और वो सीमेन के ऊपर हमला करने के बाद उसके मास्क को लेकर के खुद पहन लेती है। इसके बाद वो निक को बचाने के लिए वॉशरूम की तरफ जाती है लेकिन निक उल्टा ही उसके ऊपर हमला करने वाला था। एमिली उससे कहती है कि मैं तो तुम्हें बचा रही हूँ, बल्कि वे लोग तुम्हें जान से मारना चाहते हैं। यहाँ पर निक को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो किसकी तरफ से रहे, क्योंकि जब वो वॉशरूम में था तब सारा कांड हुआ, इसलिए उसे पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। हालांकि यहाँ एमिली बताती है कि सीमेन सारे एजेंट को मारने के बाद मुझे खत्म करना चाहती थी। वो मुझ पर आरोप लगाती कि मैंने सारे एजेंट को मारा, इसलिए उसने मुझे गोली से शूट किया। उसने मुझे गोली से शूट तो किया लेकिन मैं बच गई क्योंकि मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था। मैं कुरियर का काम करती हूँ इसलिए ये जैकेट पहन करके रखती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कब कहाँ पर क्या हो जाए। एमिली निक को लेकर के जैसे ही बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में आती है तो उसी वक्त जो सीमेन थी वो एजेंट ब्रायन के पास कॉल करती है और उसे बताती है कि सब कुछ गड़बड़ हो गया। जो कुरियर वाली लड़की थी वो विक्टिम को लेकर के भाग रही है, तुम्हें उसे आकर के फौरन रोकना होगा।
होगा, वरना मैग्नस तो गया। इधर जो एमिली थी वो निक को गाड़ी पर बैठाती है और उसे लेकर के यहाँ से जाने लगती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही गेट खुलता है तब हमें मालूम चलता है कि एजेंट ब्रायन अपनी पूरी टीम को लेकर के यहाँ आकर के पहुंच चुका है। इसलिए एमिली फौरन निक को लेकर के वापस अंदर के साइड में भाग जाती है। इसके बाद जो ब्रायन था वो सिक्योरिटी रूम में जा करके गार्ड को गोली मार देता है। इसके बाद वो यहाँ के सारे दरवाजे और लिफ्ट को बंद कर देता है ताकि कोई भी यहाँ से बाहर न जा पाए। वो लिफ्ट को भी बंद कर चुका था तो इसलिए ये लोग ऊपर भी भाग करके नहीं जा सकते थे। एमिली जैसे ही भाग करके लिफ्ट के पास जाती है तो ब्रायन को मालूम चल जाता है कि ये लोग कहाँ पर हैं। ब्रायन माइक के जरिए अपनी टीम को बता देता है कि इस वक्त वो दोनों कहाँ पर हैं। ठीक उसी वक्त ब्रायन के पास एक कॉल आता है और वो कॉल फेडरल एजेंट रॉबर्ट ने किया था। वो पूछता है कि सीमेन कहाँ पर है, उसका कॉल नहीं लग रहा है और विक्टिम का क्या हाल है। ब्रायन बताता है कि यहाँ हाथापाई हुई है और विक्टिम मारा जा चुका है। सीमेन को भी गोली लगी है इसलिए उसकी भी मौत हो चुकी है। यह सब सुन करके रॉबर्ट कहता है कि ठीक है, मैं 1 घंटे में तुम्हारे पास एक टीम भेजता हूँ। हालांकि ब्रायन कहता है कि टीम की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो टीम भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब कि अब ब्रायन के पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त बचा हुआ है। अपने टीम के जरिए 1 घंटे में अगर वो इन दोनों को मार पाया तो ठीक, वरना अगर फेडरल एजेंट आ गए तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इन सभी गुंडों को देख करके निक काफी ज्यादा डरा हुआ था। उसको सुरक्षित महसूस दिलाने के लिए एमिली अपना ब्लड प्रूफ जैकेट निकालती है और उसे पहनने के लिए दे देती है। निक जैकेट को पहन लेता है और एमिली कहती है कि अब तुम्हें इससे गोली नहीं लगेगी। इधर कोर्ट में भी ज्यादा वक्त लग रहा था, इसलिए मैग्नस का वकील जज से कहता है कि कोई गवाह नहीं आने वाला है, हमारा सिर्फ वक्त बर्बाद हो रहा है। सुन करके जज कहते हैं कि अब सुनवाई का समय रात में होगा, मतलब कि वो कुछ समय के लिए कोर्ट को खारिज कर रहे थे। यह सुन करके मैग्नस का वकील बड़ा खुश हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो केस ही जीत लिया हो। खैर दोस्तों, अब कोर्ट से ऑर्डर आ जाने की वजह से जो एजेंट मैग्नस के घर पर थे वो मैग्नस के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि फिलहाल अभी के लिए हम जा रहे हैं, सुनवाई के वक्त हम दोबारा यहाँ पर आएंगे। यह सुनने के बाद मैग्नस भी चैन की सांस लेता है। अब इधर दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि जो एमिली थी वो निक को लेकर के एक कार में छुपी हुई थी। यहाँ पर वो निक से पूछती है कि आखिर तुम इन सब में कैसे फंस गए। तब निक एमिली को बताता है कि मैंने मैग्नस को अपनी आंखों से उसे गोली मारते हुए देखा है। दरअसल मैं उसके ही कंपनी में काम करता हूँ और मेरा जो मैनेजर था वो मैग्नस की किसी बात से थोड़ा नाराज था। वो मैग्नस से बात करके प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहता था, लेकिन मैग्नस ने उसे गोली मार दिया। मैं वहाँ पर खड़ा था और इसी वजह से मैग्नस ने भी मुझे देख लिया, इसीलिए अब वो मुझे जान से मरवाना चाहता है। आज मैं लाइव फीड के जरिए कोर्ट में गवाही देने वाला था, लेकिन गवाही देने से पहले ये सब कुछ हो गया। एमिली जैसे तैसे करके कार को स्टार्ट करती है और एक आदमी को ठोक देती है। वो कार को लेकर के कुछ करना चाहती थी, लेकिन कुछ कर पाते उससे पहले ही सारे गुंडे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके कार पर लगातार फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन ये दोनों कार में नहीं थे, क्योंकि कार से उन लोगों ने पहले ही जंप कर दिया था। दरअसल इस कार को यहाँ पर लाने का एमिली का एक मकसद था। कार में जो ऑयल था उसके ही मदद से वो यहाँ पर एक धमाका करती है और कुछ गुंडे मारे जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों ब्रायन के कुछ गुंडों का सफाया हो जाता है। एमिली जैसे ही भाग करके ऊपर जाती है तभी उसके सामने एक गुंडा आ जाता है और वो गुंडा इन दोनों पे बहुत ही बुरी तरह से हमला करता है। वो इन्हें भागने भी नहीं देता है। निक को जख्मी करने के बाद वो लगातार एमिली के ऊपर हमला करता है। वो एमिली को बहुत पीटता है, जिसकी वजह से एमिली भी जख्मी हो जाती है। लेकिन एमिली के पास गन था जिसे मौके पर निकालती है और उस गुंडे को शूट करके मार देती है। इसके बाद एमिली निक को लेकर के एक कमरे में चली जाती है और दरवाजों को अच्छे से बंद कर देती है। लेकिन कैमरे के जरिए ब्रायन को इनकी लोकेशन के बारे में मालूम चल गया था, इसलिए वो अपने गुंडों को इनकी लोकेशन बताता है और उसके गुंडे यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन गुंडे अंदर आ पाते उससे पहले निक और एमिली ये दोनों वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए यहाँ से भाग जाते हैं। ये दोनों वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए दूसरी जगह पर निकलते हैं और भाग करके ऊपर टेरेस पर चले जाते हैं। लेकिन शायद दोस्तों इन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर एक शूटर था जो काफी समय से इनका इंतजार कर रहा था। ऊपर आते ही वो अपने स्नाइपर से निक को शूट कर देता है, जिसकी वजह से निक को गोली लग जाती है। वैसे ये गोली ज्यादा कैलिबर का था, इसलिए बुलेट प्रूफ जैकेट भी उस गोली को नहीं रोक पाती है। अब यहाँ पर गुंडे आते उससे पहले एमिली निक को लेकर के यहाँ से नीचे चली जाती है। यहाँ दोस्तों कैमरे के जरिए ब्रायन को मालूम चल जाता है कि निक को गोली लग गई है और वो जख्मी हालत में है। इसी बात का फायदा उठा करके ब्रायन
ब्रायन एमिली से कहता है कि उसको गोली लगी है और उसे जल्द हॉस्पिटल लेकर के जाना होगा। अगर समय पर वो हॉस्पिटल नहीं गया तो मारा जाएगा, इसलिए तुम्हारे पास ये बहुत अच्छा मौका है। उस लड़के को मेरे हवाले कर दो, जिसके बदले में मैं तुम्हें $5 लाख दूंगा। जिसके बाद एमिली कहती है कि तुमने ठीक से शायद मुझे पहचाना नहीं, अब मैं तुम्हारे बंदों का बहुत बुरा हाल करूंगी। इतना कहने के बाद एमिली जा करके टेप लेती है और उसे निक के जख्मों पर लपेट देती है, जिसकी वजह से खून बहना बंद हो जाता है। इसके बाद वो निक को ले जा करके एक सुरक्षित जगह पर छुपा देती है और फिर पावर सप्लाई को बंद कर देती है। पावर सप्लाई को पूरी तरह बंद करने के बाद वो रेड लाइट को ऑन कर देती है। इस रेड लाइट की वजह से हुआ यूं कि जब एमिली अपने हेलमेट को लगाती है तब उसे साफ साफ सब कुछ दिखाई देने लगता है, लेकिन जो गुंडे थे उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इसी बात का फायदा उठा करके एमिली इन पर हमला करती है। वो लगातार बार बार एक गुंडे के ऊपर हमला करती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसको खत्म करने के बाद एमिली यहीं पर लेट करके मरने का एक्टिंग करने लगती है। कुछ समय के बाद जब इसी लोकेशन पर दो और गुंडे आते हैं तब एमिली उठ करके इन दोनों को गन से शूट कर देती है। इसी बीच ब्रायन का एक आदमी जा करके पावर सप्लाई को फिर से ऑन कर देता है। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि वो जो स्नाइपर मैन था वो अंदर आ चुका है और वो अपनी स्नाइपर से एमिली को शूट भी कर देता है। एमिली के पैरों में लग जाती है गोली और वो छुपने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन तभी पीछे से स्नाइपर मैन आ जाता है और इस तरीके से दोस्तों एमिली पकड़ी जाती है। अब कहानी वहीं पर शिफ्ट हो चुकी है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। तभी यहाँ पर ब्रायन आता है जो एमिली से कहता है कि हमने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन अब तुमने उस मौके को खो दिया है। इसके बाद वो एमिली से पूछता है कि विक्टिम कहाँ पर है, उसे यहाँ पर बुलाओ वरना मैं तुम्हें गोली से शूट कर दूंगा। एमिली मरने के लिए तैयार थी, लेकिन वो निक को आवाज नहीं लगाती है। हालांकि वो रेडियो के जरिए निक को सुना रहा था कि इस वक्त एमिली मेरे कब्जे में है और अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं एमिली को जान से मार दूंगा। अब दोस्तों स्नाइपर मैन जा करके कार को स्टार्ट करता है और कार को ला करके एमिली को ठोकने वाला था, लेकिन दोस्तों कार को ठोकने से पहले एमिली को बचाने के लिए निक बाहर आ जाता है और खुद को इनके हवाले कर देता है। ब्रायन को ये नहीं पता था कि एमिली अपने हाथों के रस्सियों को खोल चुकी है। जब वो निक को गोली मारने वाला था तब एमिली उसके ऊपर हमला करती है, जिसकी वजह से ब्रायन को भागने का मौका मिल जाता है और वो एक कार के पीछे जाकर के छुप जाता है। ब्रायन कुछ समय के बाद फिर से अपनी गन लेकर के खड़ा होता है और निक को ढूंढने लगता है। वो जैसे ही निक के करीब आता है तो उसी वक्त निक पीछे से उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है, लेकिन इसके बाद जब ब्रायन को मौका मिलता है तो वो भी निक के ऊपर हमला करता है। इधर स्नाइपर मैन और एमिली ये दोनों एक दूसरे को धराधर गोलियों से शूट किए जा रहे थे, लेकिन एक भी गोली किसी को लगती नहीं है। हालांकि जब गोली खत्म हो जाती है तब इन दोनों का आमना सामना होता है। स्नाइपर मैन एमिली के करीब आकर के उसके ऊपर हमला कर देता है और बार बार उसे पीटने लगता है, जिसकी वजह से एमिली बहुत जख्मी हो जाती है। इस दौरान एमिली को भी मौका मिलता है। गाड़ी का एक पुर्जा निकाल करके वो स्नाइपर मैन के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब इधर जो ब्रायन था वो निक को पकड़ लिया था और वो उसे गन से शूट करने वाला था, लेकिन उसी वक्त एमिली अपनी गाड़ी लेकर के आती है और ब्रायन को बहुत ही बुरी तरह से ठोक देती है। ब्रायन जाकर के बहुत ही बुरी तरह से एक दीवार से टकराता है और उसका पूरा पुर्जा ढीला हो जाता है। अब यहाँ पर कोई गुंडा नहीं बचा हुआ था, जिसके बाद एमिली निक को उठाती है और उसे लेकर के हॉस्पिटल जाने लगती है। वो निक को लेकर के फौरन हॉस्पिटल जाती है और उसे वहाँ एडमिट करती है। अब जब निक को एडमिट कर दिया गया था तो वो अब मैग्नस के खिलाफ में गवाही देने वाला था। हालांकि अभी तक वो गवाही नहीं दिया है, लेकिन उससे पहले ही रॉबर्ट आकर के मैग्नस को गिरफ्तार कर लेता है। सबसे पहले तो वो मैग्नस को लेकर के अपने साथ जाता है और फिर वो मैग्नस के खिलाफ गवाही लेने के लिए निक के पास जाता है। यहाँ पर रॉबर्ट निक से कहता है कि मैग्नस को हमने गिरफ्तार कर लिया है, हमारी टीम 24 घंटा तुम्हारी हिफाजत कर रही है, तुम्हें बस मैग्नस के खिलाफ में गवाही देना है। इसके बाद रॉबर्ट बाहर जाता है और किसी के पास कॉल करके उससे कहता है कि निक बिल्कुल ठीक हो गया है, वो गवाही देने के लिए तैयार है। यह सुनकर के सामने जो बंदा था वो रॉबर्ट से कहता है कि वो गवाही न देने पाए, उसे खत्म कर दो। इसके बाद रॉबर्ट निक को खत्म करने के लिए गन लेकर के उसके पास दोबारा जा रहा था, लेकिन रॉबर्ट उल्टा फंस जाता है क्योंकि उसकी सच्चाई इन्हें मालूम चल गया था। इन्हें मालूम चल गया था कि इन सब का मास्टर माइंड रॉबर्ट ही है। वो शुरू से ही मैग्नस के साथ मिला हुआ था और वो निक को बचाना नहीं चाहता था, बल्कि अपनी टीम के साथ मिल करके उसे जान से मारना चाहता था। हालांकि उसकी टीम उसे नहीं मार पाई क्योंकि एमिली ने उसे बचा लिया था, लेकिन अब वो मौका देख करके निक को खत्म करना चाहता था, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह से फंस जाता है। निक की गवाही लेने के बाद मैग्नस को भी सजा हो जाती है। रॉबर्ट ने उसका
साथ दिया था, इसलिए उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।